जैसे जैसे गु युए ने हवा में अपने हाथ रहस्यमय लय में लहराए, एक हरा बवंडर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी उग्रता बढ़ती गई और उसके भीतर अनगिनत बर्फीली कांटियां घूमने लगी। बर्फीले दंड को थामे वो युवक लगभग पागल होने वाला था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़के की मार्शल सोल आखिर है क्या। अगर उसके पास बर्फ गुंड वाला मार्शल सोल है तो फिर वो चमकदार प्रकाश क्या था, और अब ये बवंडर। जैसे ही वे बर्फ के टुकड़े बवंडर में विलीन हुए, गु युए की आभा पागलों की तरह बढ़ गई। युवक उससे काफी दूर था, फिर भी वो इस आत्मकौशल की पागलपन भरी शक्ति को महसूस कर सकता था। ये दोहरे गुण वाला आत्मकौशल था। कितना शक्तिशाली! उसका दूसरा आत्मकौशल पीछे हट गया और उसका बैंगनी आत्मवृत्त चमक उठा। टैंग वुलिन का समूह तल्लीनता से लड़ाई देख रहा था। 1000 वर्षीय आत्मकौशल। उन्होंने पहले कभी 1000 वर्षीय आत्मकौशल की शक्ति नहीं देखी थी। वर्तमान युग में 1000 वर्षीय आत्मकौशल को उच्च स्तर का माना जाता था। जहां तक 10,000 वर्षीय आत्मावृत्त की बात है, टैंग वुलिन ने सिर्फ एक बार वू झांगकोंग का देखा था। अत्यंत शुद्ध हिमऊर्जा बर्फीले दंड की नोक से फूटकर एक भाले का रूप लेने लगी। फ्यूरी ऑफ आइस, एक शक्तिशाली आत्मकौशल हमला। वो बर्फीला भाला करीब 2 मीटर लंबा हो गया। उसके दंड पर हल्की जादुई लकीरें चमक रही थीं। क्लास 0 के छात्रों को सिर्फ उसे देखकर ही उसकी शक्ति का अंदाजा हो गया था। वे निश्चित थे कि उनमें से कोई भी उस प्रहार से बच नहीं सकता। ये 1000 वर्षीय आत्मकौशल कितना शक्तिशाली है। अब भी वक्त है कि तुम लोग स्वयं वापस हट जाओ, युवक ने गु युए से कहा। उसका चेहरा उतना कठोर नहीं था। उसकी नज़रों में गु युए, जिसमें 2 आत्मावृत होने के बावजूद इतनी शक्तिशाली तत्वीय तरंगें थीं, प्रशंसा की योग्य थी। वो हमेशा घमंडी रहा था, पर अब उसके लिए थोड़ा खेद महसूस हो रहा था। गु युए के होठों के कोने उठे। वो मुस्कान नहीं थी, केवल एक किनारा उठा, स्पष्ट रूप से उपहासपूर्ण मुस्कान। युवक की आंखों में ठंडक उतर आई और फिर उसने अपनी छड़ी गु युए की ओर तान दी। बर्फीला भाला बिजली की तरह उसकी ओर धावा बोलता हुआ चला गया, लेकिन उसी पल गु युए के सामने का बर्फीला बवंडर टूट गया और वो चांदी की चमक में गायब हो गई। अंतरिक्ष गुण का आत्मकौशल? क्या ये वही पौराणिक टेलीपोर्टेशन है जो दूसरे आत्मकौशल की पकड़ से भी बच निकलता है? ये कैसे संभव है? अनगिनत विचार युवक के दिमाग में गुजर गए। उसका फ्यूरी ऑफ आइस दूर जंगल में उड़ता हुआ गायब हो गया। भैया, वो ऊपर क्या है? लड़की ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। युवक ने ऊपर देखा और दंग रह गया। आसमान से चमकदार आतिशबाजी बरस रही थी। यद्यपि उसकी आत्मशक्ति रैंक 35 तक पहुंच चुकी थी और वो अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली था, परंतु उसके पास दूसरा 1000 वर्षीय कौशल तैयार करने का बिल्कुल समय नहीं था, जो उसकी आत्मशक्ति को बहुत खपाता था। ये कैसे हो सकता है? अंतिम विचार यही था जब उसने तेजी से लड़की के हाथ के पीछे वाले बटन को दबाया। वो अपनी छोटी बहन को चोट नहीं लगने देना चाहता था। तुरंत बाद वो 4 तत्वों पानी, आग, धरती और हवा से धुल गया। 2 रोशनियां एक के बाद एक चमकी और गायब हो गईं, पर उनमें से एक बटन द्वारा भेजी गई थी, जबकि दूसरी 4 तत्वों द्वारा नष्ट हो गई थी। टैंग वुलिन धीमी आवाज में बुदबुदाया। वो लड़का सच में ठीक था। उसने पहले अपनी साथी को बचाया। ये कहते हुए टैंग वुलिन ने अचानक महसूस किया कि माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। जब गु युए वापस मुड़ी तो उसने शीशी, झांगयांगजी और वांग जिनशी को एकदम जड़ होते देखा, जैसे वे मूर्तियां हों। उनके चेहरे अजीब लग रहे थे, उनकी भावनाएं अस्त व्यस्त थीं। तुम लोगों को क्या हुआ? टैंग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा। शीशी ने गु युए को सम्मान से झुककर प्रणाम किया। बड़ी बहन, आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं कभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। झांगयांगजी ने जल्दी से उसकी नकल की। प्रणाम बड़ी बहन। तीनों में से केवल वांग जिनशी वहीं खड़ा रहा और गु युए को संकोची पर प्रशंसा और भय से भरी निगाहों से देखता रहा। गु युए चुपचाप टैंग वुलिन के पास आकर बोली, उस घमंडी लड़के को हराने में क्या बड़ा है, चलो। ऐसा कहते ही बर्फीले दंड वाले युवक के शरीर से निकली आत्मा शक्ति तूफान की तरह उनकी ओर उमड़ आई। सबसे ज्यादा उसे गु युए ने सोख लिया और फिर टैंग वुलिन ने, जो उसके पास खड़ा था। मृत आत्मा मास्टर से निकली आत्मा शक्ति और आत्मा जानवर को मारकर मिलने वाली ऊर्जा में कोई अंतर नहीं था। जैसे ही उसके स्वामी की मृत्यु होती, वो निकटतम व्यक्ति में समा जाती, जो जितना पास उसे उतनी ज्यादा। टैंग वुलिन को तब समझ आया कि बाकी तीनों ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की थी। बिल्कुल सही, वो एक 3 अंगुल आत्मा मास्टर था, और वो भी 1000 वर्षीय आत्मावृत वाला, यानी उसके पास कम से कम 2 आत्माएं थीं। उसने कुछ ही पलों में 6 आर्म्ड फायर स्नेक को मार डाला था, फिर भी गु युए से कुछ मिनटों में हरा दिया। अब जबकि उसके पास 2 अंगुली थी, तो वो कितनी शक्तिशाली होगी, वे केवल कल्पना कर सकते थे। टैंग वुलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने सोचा कि गु युए का दूसरा आत्मकौशल क्या था। उसका पहला आत्मकौशल एलिमेंटल टाइट था, जो तत्वीय ऊर्जा आकर्षित करता था, पर अभी की लड़ाई में उसने अनगिनत निम्न स्तरीय आक्रमण और वो बर्फीला बवंडा छोड़ा था।
इन्हीं आक्रमणों से उसने प्रतिद्वंदी को 1000 वर्षीय आत्मा कौशल प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया और फिर उसी का मौका लेकर एक झुंड निम्न स्तरीय आक्रमणों से उसे खत्म कर दिया। ये नियंत्रण का स्तर अत्यंत भयावह था और केवल उसकी आत्मा शक्ति से संभव नहीं था। अगर ये उसका दूसरा आत्मा कौशल नहीं तो आखिर वो इतने तत्वीय आक्रमण एक साथ कैसे बरसा पाई? यद्यपि उसके किसी भी आत्मा कौशल का सीधा संबंध आक्रमण से नहीं था, पर क्या उसकी जरूरत थी? वो 6 तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी। इतने तत्वों के साथ वो अनगिनत तरीकों से लड़ सकती थी, लगातार रणनीति बदल सकती थी। और फिर उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति। क्लास 0 के छात्रों में निस्संदेह वो सबसे शक्तिशाली थी। ये आश्चर्य नहीं कि शीशी के मन में उसे हराने का सपना नहीं रहा। वो गुयुए जैसी ताकतवर से कैसे मुकाबला कर सकता था? हालांकि गुयुए सही कह रही थी, वो बर्फीले दंड वाला युवक लापरवाह था। उसने उसकी शक्तियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो ज्यादा सावधान रहता और तुरंत ही अपना दूसरा आत्मा कौशल प्रयोग करके रक्षा करता तो शायद इतनी आसानी से नहीं हारता। इसके अलावा थकान की लड़ाई में गुयुए उससे नहीं जीत सकती थी। क्या तुम थोड़ी देर आराम करना चाहोगे? टैंग वुलिन ने पूछा। गुयुए ने सिर हिलाया। चलो। मैनफेस डीमन स्पाइडर के जालों की सुरक्षा बिना वहां ज्यादा देर रुकना बेहद खतरनाक था। आत्मा जानवर आ रहे हैं। झांग यांगजी जो तहलकी का काम कर रहा था अचानक बोला। बहुत सारे हैं, लगता है आत्मा जानवरों का समूह है, कम से कम 30, शायद ब्लेजिंग डीमन लायंस। ये सुनते ही सबके चेहरे पर भय छा गया। शेर धरती पर रहने वाले सबसे शक्तिशाली आत्मा जानवरों में से एक थे। सामान्य तौर पर जितना शक्तिशाली आत्मा जानवर होता था उतना ही अकेला रहना पसंद करता था, लेकिन शेर प्रजाति इसके अपवाद थे। एक नेता शेर के नेतृत्व में शेरनियों का झुंड बेहद शक्तिशाली बन जाता था। जंगल हो या घास का मैदान, शेरों के झुंड को कोई हल्के में नहीं लेता था। भागो! टैंग वुलिन ने बिना झिझक आदेश दिया और पलटकर दौड़ पड़ा। गुयुए ने हाथ लहराए और उन्हें हरी रोशनी ने ढक लिया। उसका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा था और अब उन्हें महसूस हुआ मानो वे पंखों जितने हल्के हों, जिसकी वजह से उनकी गति कई गुना बढ़ गई। महान और शक्तिशाली क्षमता थी। वो इन तत्वों से हमला, रक्षा और नियंत्रण तीनों कर सकती थी। इसी कारण युद्ध के हर पहलू में वो बेहद सशक्त थी। अब जब उसे दूसरी आत्मा अंगूठी मिल चुकी थी और वो सोल ग्रैंडमास्टर बन चुकी थी, उसकी ताकत में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे वो टीम की सबसे शक्तिशाली सदस्य बन गई। शीशी आगे आगे रास्ता ढूंढ रहा था, जबकि झांग यांगजी अपने छोटे ब्लैक ईगल स्पिरिट सोल को पीछे की निगरानी में लगाए हुए था। ध्यान के दौरान उसने अपनी स्पिरिट सोल को कुछ हद तक पुनर्स्थापित कर लिया था, लेकिन वो अभी भी इतना कमजोर था कि लड़ाई में मदद नहीं कर सकता था, सिर्फ अपनी दृष्टि साझा कर सकता था। उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए कई दिनों तक ध्यान करना होगा। पीछे से एक गर्जना सुनाई दी। कुछ ही देर में असंख्य लाल आकृतियां उनकी तरफ पागलों की तरह दौड़ती दिखाई दी। सोल मास्टर ही नहीं, आत्मा जंतु भी स्पिरिट ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। ठीक इसी कारण छात्रों के शरीर से निकल रही शक्तिशाली ऊर्जा की तरंगों ने उन सोल बीस्ट को आकर्षित किया था। ब्लेजिंग डेमन लायंस सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट नस्लों में से एक थे और वे आसानी से छात्रों की ऊर्जा तरंगों को महसूस कर सकते थे, जिससे उनकी दीवानगी भरी पीछा दौड़ शुरू हो गई। भागो! अगर वे एक पल भी ज्यादा भाग सके तो उतनी देर और जिंदा रहेंगे। हर क्षण उन्हें थोड़ा और ऊर्जा अवशोषित करने का मौका देता। इतने सारे ब्लेजिंग डेमन लायन के सामने उनका कोई मौका नहीं था। अगर जरूरत पड़ती, अगर उनके पास 3-3 सोल रिंग होती, तो शायद एक छोटी सी उम्मीद होती। इससे पहले की यात्रा में वो एक बार इन ब्लेजिंग डेमन लायन के दल से टकराए थे और भयानक मौत को झेल चुके थे। वो भयावह नरसंहार आज भी उनकी यादों में जिंदा था। लायन ने उन्हें घेर लिया था और उनके पूरी ताकत से प्रतिरोध करने के बावजूद वे पलों में मर गए थे। पूरे दिन तक उन्हें अंदर से जलने का एहसास सताता रहा था। ये ब्लेजिंग डेमन लायन का दल निसंदेह शुरुआती स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के चरम पर स्थित था। चाहे मैनफेस डेमन स्पाइडर कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वो भी जंगली शेरों के ऐसे दल के सामने नहीं टिक सकता था और उसे भी भागना पड़ता। ब्लेजिंग डेमन लायन का दल का मुखिया 1000 वर्षीय सोल बीस्ट के बराबर होता है, जबकि बाकी सभी कम से कम 100 वर्षीय तो होते ही हैं, कई हजार वर्षीय भी। वे इतने शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि जंगल में उनके बहुत कम प्राकृतिक दुश्मन थे। चाहे वो कोई अकेला सोल मास्टर हो या टीम, सिर्फ 3 सोल रिंग के साथ इस दल को हराना लगभग असंभव था। इसी कारण टांग वुलिन ने तुरंत भागने का आदेश दिया, जैसे ही उसने सुना कि पीछे ब्लेजिंग डेमन लायन आ रहे हैं। अब बस भागना ही एक रास्ता था, या तो पीछा छुड़ाएं या मर जाएं। बेशक इसका एक अच्छा पहलू भी था। शेरों के दहाड़ ने बाकी सोल बीस्ट को भगा दिया। शेरों से सोल बीस्ट भी उतने ही डरते थे जितने इंसान। आखिर शेर तो मांसाहारी होते हैं, वे इंसानों और सोल बीस्ट दोनों का शिकार करते हैं।
इसलिए उनके रास्ते में कोई भी सोल बीस्ट रुकने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी सामने आता शेरों की दहाड़ सुनते ही भाग जाता। लेकिन वे चाहे जितना भागे, ब्लेजिंग डेमन लायन इस जंगल के मूल निवासी थे और इंसानों से कहीं तेज गति से जंगल में घूम सकते थे। ऐसे हालात में किसी तरह का समन्वय भी बेकार था। हैरानी की बात ये थी कि सबसे धीमा वांग जिनशी था। जैसे ही शेर उसके करीब पहुंचे, वो मजबूर होकर अपने हाथ के पीछे लगे बटन को दबा दिया। वांग जिनशी रोशनी के चमक में गायब हो गया और उसकी अवशोषित ना की गई ऊर्जा दूसरे 4 छात्रों की ओर बहने लगी। इसके बाद दूसरी धीमी थी गु युए। यद्यपि वो हवा तत्व से अपनी गति बढ़ा सकती थी, फिर भी वो गति तंत्र सोल मास्टर्स या जन्मजात शक्ति वाले टांग विलिन के बराबर नहीं थी। वो दूसरी थी जिसने बटन दबाया। शायद ये उसकी योजना थी, क्योंकि जैसे ही वो गायब हुई, उसकी अवशोषित ना हुई लगभग सारी ऊर्जा टांग विलिन के पास पहुंची। बाकी तीनों शेरों के करीब आते कदमों से इतने भयभीत थे कि इस बात पर ध्यान ही नहीं दे सके। अभी उन्हें थोड़ी राहत गु युए की वजह से मिली, क्योंकि उसने जाते जाते एक विशाल बर्फीला तूफान बनाकर शेरों की गति कुछ देर के लिए धीमी कर दी। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है, झान यांगजी ने चिल्लाकर कहा। क्या? टांग वुलिन ने भागते भागते कहा। उसका भागने का तरीका शीशी और झांग यांगजी से अलग था। वो फुर्ती वाला सोल मास्टर नहीं था, लेकिन उसके पास अद्भुत शक्ति थी। वो जमीन पर इतनी ताकत से छलांग लगाता कि जैसे तोप का गोला निकलता और जमीन पर गड्ढा पड़ जाता। वो शाखाओं को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सीधे उन्हें तोड़ता हुआ निकल जाता, जैसे कोई बुलडोजर। उसके इस अंदाज से दोनों दंग रह जाते। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस तरीके से वो दोनों से तेज निकल रहा था, बल्कि पीछे आने वालों के लिए रास्ता भी साफ हो जाता। जरूर आसमान में कुछ उड़ने वाले सोल बीस्ट होंगे। अगर मैं उन्हें नीचे खींच लाऊं तो शायद वो शेरों पर हमला करे। मत जाओ, बहुत खतरा है, टांग वुलिन ने तुरंत मना कर दिया। आकाश के सोल बीस्ट को उत्साहित करना आसान था, लेकिन छोटी सी गलती जान ले सकती थी। झांग यांगजी शरारती मुस्कान के साथ बोला, ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म है, सच में जान का खतरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक थकान होगी, और इस बार हमें इतना फायदा मिल चुका है कि नुकसान पूरा हो जाएगा। इस बार मैंने ज्यादा मदद नहीं की, कम से कम ये काम कर लेने दो। इतना कहकर उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और पंखों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया। पहली यात्रा की असफलता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसी दिन उसे महसूस हुआ था कि वो अब कक्षा का सबसे बेहतरीन छात्र नहीं रहा है। पेड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसकी आंखें स्तब्ध रह गई। पहली यात्रा में उसने सिर्फ एक हरे पक्षी को उड़ते देखा था, लेकिन इस बार आकाश उड़ने वाले सोल बीस्ट के झुंडों से भरा हुआ था। उन झुंडों में कुछ हरे पक्षी एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी कभी कोई मरा हुआ सोल बीस्ट नीचे गिरता। ये क्या है? पेड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसने एक विशाल घोंसला देखा, जिसमें कई काले अंडे रखे थे। अंडे बड़े थे, एक बड़ी गेंद के बराबर। ये किसी उड़ने वाले सोल बीस्ट के अंडे होंगे। बड़े भाई को माफ करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें तोड़ना पड़ेगा। झांग यांगजी ने एक अंडा उठाया और अपने दूसरे सोल स्किल ईगल सोर्स द स्काई का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ गया। अरे, किसका अंडा है ये? आकर ले जाओ, वो जोर से चिल्लाया। पास के उड़ने वाले सोल बीस्ट उसकी तरफ मुड़ गए। अगले पल एक विशाल काला सोल बीस्ट गुस्से की चीख के साथ नीचे झपटा। लो पकड़ो, कहते हुए उसने अंडा जमीन पर तेजी से भागते हुए लाल धब्बों की ओर फेंक दिया। उकसाने के बाद उसने तुरंत भागने वाला बटन दबा दिया। मिशन पूरा। वो रोशनी की चमक में गायब हो गया और दर्जनों विशाल उड़ने वाले सोल बीस्ट जंगल में उतर आए। जैसे ही उसके शरीर में बची ऊर्जा फैलने लगी, उड़ने वाले सोल बीस्ट उसे अवशोषित करने पहुंच गए। मैंने तुम्हारा अंडा चुरा लिया, लेकिन बदले में तुम्हें ढेर सारी ऊर्जा मिल रही है, तो फायदेमंद ही है। पर पहले ब्लेजिंग डेमन लायन से बचो तो। इसी सोच के साथ वो गायब हो गया। पीछे से पत्तों और टहनियों की भारी आवाज सुनाई दी। फिर शेरों का दबाव अचानक गायब हो गया। टांग वुलिन और शीशे ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे समझ गए कि झांग यांगजी सफल हो गया। शानदार, शीशे ने प्रशंसा की। झांग यांगजी ने अपनी ऊर्जा छोड़कर अपने साथियों को बचाने का मौका दिया था। वैसे भी उसके पास ज्यादा ऊर्जा बची नहीं थी। हा, शीशे हंसते हुए बोला और गति बढ़ा दी। टांग वुलिन मुस्कुराया। वो अभी भी ऊर्जा अवशोषित कर सकता था, लेकिन उसके 2 अंगूठी वाले साथी शायद अब तक काफी भर चुके होंगे। अचानक उनके सामने गहरा सुनहरा प्रकाश चमका। शीशे इतनी तेजी से भाग रहा था कि रुक नहीं पाया और उसका शरीर क्षण भर में टुकड़ों में कटकर जमीन पर बिखर गया। कुछ ही देर बाद उसकी लाश चमककर गायब हो गई। टांग वुलिन की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। बिना देर किए उसने ब्लू सिल्वर ग्रास को एक पेड़ की ओर फेंका और दिशा बदल ली। फिर गहरे सुनहरे रंग की एक और चमक आई और कान फाड़ देने वाली आवाज आई। जहां वो 1 सेकंड पहले था, वहां हवा में 3 रेखाएं बन गई। शिए की आधी आत्मा शक्ति टैंग वुलिन की ओर उड़ी, जबकि बाकी आधी दूसरी दिशा में चली गई।
जैसे ही वो उस ऊर्जा को उड़ते देख रहा था, एक विशाल आकृति उभरकर सामने आई। वो एक विशाल भालू था जिसका फर काले सुनहरे रंग का था, 3 मीटर से भी अधिक ऊंचा। उसकी बाहें बेहद मोटी थी और उसके चौड़े कंधे किसी महान दीवार जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसके हर पंजे से कम 1 मीटर लंबे 4 सुनहरे पंजे निकले हुए थे। शिए शिए, टैंग वुलिन के हिंदे में चीख उठी। उसे पता था कि शिए शे को इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद कैसी भयंकर विरुद्ध प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। हालांकि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में मरने का मतलब वास्तविक मृत्यु नहीं होता, लेकिन फिर भी आत्मागुरुओं को मानसिक प्रतिघात झेलना पड़ता है। भले ही वे इसमें काफ़ी अनुभवी हो चुके थे, ये शिए शे की पहली इतनी भयानक मृत्यु थी। टैंग वुलिन तुरंत ही उस विशाल आत्मा पशु को पहचान गया। सच तो ये था कि उसे ना पहचानना असंभव था। आत्मागुरुओं की दुनिया में उसका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध था। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आत्मा पशु कहा जाता था, डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर। कहा जाता है कि डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर इतिहास के सबसे शक्तिशाली भालुओं में से एक था, और जब ये पूरी तरह विकसित होता तो किसी भी शिकारी से, यहाँ तक कि असली ड्रैगन से भी नहीं डरता था। अगर किसी दिन दानवों की लड़ाई होती तो नतीजा अनुमान लगाना मुश्किल था। डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर आमतौर पर अकेला रहता था। हमला हो, रक्षा हो, हर मामले में उसकी शक्ति अपार थी। वो वास्तव में आत्मा पशुओं की दुनिया के शिखर पर विराजमान अस्तित्व था। यदि ब्लेजिंग डीमन लाइन्स को प्राथमिक स्तर के स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का शीर्ष शिकारी कहा जाए, तो डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर के सामने वे बस अपनी जान की भीख मांग सकते थे। कारण बहुत सरल था। इतिहास में हमेशा से डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर आत्मा पशुओं की सर्वोच्च श्रेणी में रहा है। ये डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर उसके सामने भले ही केवल 3 मीटर का था, लेकिन निश्चित रूप से 100 वर्ष के स्तर का तो था ही, शायद उससे भी अधिक। अगर तुलना की जाए तो जिस तरह 100 वर्षीय मैनफेस डीमन स्पाइडर किसी 1000 वर्षीय आत्मा पशु को मार सकता था, उसी तरह 100 वर्षीय डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर 10,000 वर्षों के आत्मा पशुओं को भी भयभीत कर सकता था। यही इसकी शक्ति की भयानकता थी। टैंग वुलिन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस बगावती स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में इस दैवीय प्राणी से सामना करेगा। आखिर ऐसी महान प्राणी तो उच्च स्तरों में दिखाई देना चाहिए। लड़ना? क्या मजाक कर रहे हैं? टैंग वुलिन ने अपना हथौड़ा डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर की तरफ फेंका और मुड़कर भागने लगा। क्लैंग, धातु सी आवाज गूंजी और डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर ने अपने एक ही वार से हथौड़े को चकनाचूर कर दिया, और तो और वो शिए की छोड़ी हुई आत्माशक्ति भी पूरी तरह अवशोषित कर चुका था। कितना भयानक पंजा! उसी समय टैंग वुलिन के मन में एक अजीब विचार आया। क्या मेरा गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ज्यादा शक्तिशाली है या इसका? उस भयानक आभा के दबाव में टैंग वुलिन को लगा मानो पूरा जंगल अंधकार में डूब गया। जैसे ही वो भालू प्रकट हुआ, जंगल पूरी तरह शांत हो गया, पक्षियों की चहचहाट तक गायब। जब ऊपर की मुसीबत हल हो गई, ब्लेजिंग डीमन लाइन्स दहाड़ते हुए टैंग वुलिन की ओर दौड़े। टैंग वुलिन जानता था कि बचना असंभव है। उसने दांत भींचे और सीधे शेरों की भीड़ में घुस गया। जो भी मुझे मारे वे भी आसानी से नहीं बचेंगे। उसने तुरंत ही इजेक्शन बटन नहीं दबाया। उसके लिए थोड़ी भी अधिक आत्मशक्ति अवशोषित करना अच्छी बात थी। वो जितना देर टिक सके टिकना चाहता था। मुख्य शेर 4 मीटर से भी ऊंचा था और उसकी अग्निमय लाल अयाल जलती लौ जैसी लग रही थी। उसका पूरा शरीर नारंगी आग से ढका था। उसका आतंक फैलाने वाला तेज आभा मंडल हवा में गूंज रहा था। उसे टैंग वुलिन पर नजर डालने की देर थी कि उसकी आत्मशक्ति की प्रचुरता ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने गर्जन की और अपने शेरों को आदेश दिया कि वे टैंग वुलिन को चारों ओर से घेर ले, और वो स्वयं ऊपर से झपटा। इतनी बड़ी दावत सामने हो, दूसरों को क्यों बांटता? अगर वो टैंग वुलिन की सारी आत्माशक्ति अवशोषित कर लेता तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती। लेकिन तभी टैंग वुलिन अचानक उछल पड़ा। एक ब्लू सिल्वर ग्रास निकला और उसने उसे पकड़कर अपनी दिशा बदल ली। उसी क्षण गहरे सुनहरे रंग की रोशनी चमकी। डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर आ गया। उसका वेग उसके विशाल शरीर के बिल्कुल विपरीत था। वो दौड़ते समय जरा भी आवाज नहीं कर रहा था। अहंकार से जलता 1000 वर्षीय ब्लेजिंग डीमन लाइन जिसने जैसे ही भालू को देखा, जैसे ही समझ आए कि सामने कौन है, उसने तुरंत ही चारों पैर जमीन पर टिकाए। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी ज्वाला बुझ गई और अयाल फीकी पड़ गई, और वे कई बार पलटकर भालू के सामने पूंछ दबाकर गिर पड़ा। भागने की कोशिश तो दूर, धड़कते दिल से जमीन पर सरपट लेटकर दैन्य रुदन करने लगा। ये ब्लेजिंग डीमन लाइन है? क्या ये सचमुच 1000 वर्षीय शेर है? अभी तो ये किसी बिल्ली के बच्चे जैसा लगा। हाँ, डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर के सामने 1000 वर्षीय ब्लेजिंग डीमन लायन और उसकी शेरनियां बस बिल्ली के बच्चे थे। उनकी सारी आग बुझ गई थी और वे जमीन पर रेंगते हुए दया की भीख मांग रहे थे। डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर ने उन पर नजर भी नहीं डाली। उसकी बर्फीली निगाह सिर्फ टैंग वुलिन पर थी। टैंग वुलिन ने घबराकर अपना दाहिना पंजा उठाया, तभी गहरे सुनहरे रंग की रोशनी चमकी। उसने तुरंत ही ब्लू सिल्वर ग्रास खींचा और एक और दिशा में झूल गया। विशाल कद वाला वो गहरे सुनहरा भालू एक झटके में उस जगह को पूरी तरह नष्ट कर चुका था जहां वो क्षण भर पहले था। हाँ,
सब कुछ, पेड़, झाड़ियां, यहाँ तक कि जमीन भी टुकड़ों में बिखर गई। डस्ट गोल्ड रेड क्लॉ, ये असली डस्ट गोल्ड रेड क्लॉ है। वो ड्रैगन के शरीर को भी चीर सकता है। वो विशाल भालू एक राक्षसी छलांग से हवा में उछला और पल भर में टैंगवुलिन को पार कर गया। मैं सब दांव पर लगा दूंगा। टैंगवुलिन की आंखों में सुनहरी चमक दौड़ गई। उसने सारी आत्माशक्ति अपने दाहिने हाथ में उंडेल दी। सुनहली शल्क उसकी बाहों पर उभरे और उसका गोल्डन ड्रैगन क्लॉ प्रकट हो गया। डस्ट गोल्ड रेड क्लॉ की तुलना में उसका पंजा बहुत छोटा था, लेकिन उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया। आक्रमण करते समय उसने अपना सिर पीछे झुका लिया, ताकि चाहे उसका शरीर 2 टुकड़ों में बन जाए पर सिर बच जाए, क्योंकि सिर कटते ही जो दर्द होगा उसका मानसिक असर लंबे समय तक रहेगा। उसने ये निर्णय इसी कारण लिया कि अगर वो अपनी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ की वास्तविक ताकत ना परखे तो उसे पछतावा होगा। क्लैंग, गोल्डन ड्रैगन क्लॉ और डस्ट गोल्ड रेड क्लॉ एक विस्फोटक टकराव में मिले। क्षण भर के लिए टैंगवुलिन ने महसूस किया कि उसकी सारी आत्माशक्ति खींच ली गई और उसका रक्त उबलने लगा। उसकी भौं के बीच में एक जगह जलने लगी और हल्की सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। डस्ट गोल्ड रेड क्लॉ उसके सिर के पास से तो नहीं गुजरा, लेकिन पूरा ऊपरी शरीर बच गया। दुर्भाग्य से उसका गोल्डन ड्रैगन क्लॉ उसी क्षण गायब हो गया और डस्ट गोल्ड रेड क्लॉ ने उसके शरीर पर वार करना जारी रखा। शीर्षे को लंबवत 2 हिस्सों में फाड़ा गया था और टैंगवुलिन को क्षैतिज रूप से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। अंतिम चीज जो उसने महसूस की वो थी उसके ऊपरी और निचले हिस्से का अलग होना। एक ठंडी सुन्नता उसके शरीर में फैल गई और उसका चेतन अंधकार में डूब गया।